एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आप लोगों को पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? चलिए देखते हैं इस टॉपिक को डिटेल में। हम लोग छोटी क्लास से पढ़ के आते हैं व्हाट आर सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस। ये हम सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ के आते हैं, तो क्या बन जाता है? सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट। अगर मैं आपके सामने सॉल्ट का एक एग्जाम्पल लिखूं, NaCl, मैं आपसे कहूं व्हाट इज़ दिस, आप मुझे बोलेंगे मैम सॉल्ट। मैं बोलूं ये सॉल्ट क्यों है? आप बोलोगे इफ़ वी आर डिज़ोल्विंग दिस सॉल्ट इन वाटर इट इज़ गिविंग one positive ion and one negative ion. The substance which on dissolving in water gives simple ions, one positive and one negative, that substance is called simple salt. लेकिन अगर थोड़ा सा और आगे चलें और मैं आपसे कहूँ कि अच्छा, अगर मैं एक और एग्जाम्पल लिखूँ, K4FeCN6, मैं कहूँ व्हाट इज़ दिस, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर अभी भी यही होना चाहिए कि मैम अगेन दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ सॉल्ट। मैं बोलूँ ओके दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉल्ट, यस। हाउ यू कैन प्रूव? इसको भी हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे ना, तो ये भी दो आयंस बनाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अंतर बस इतना है उसमें और इसमें, इसके दोनों आयन सिंपल थे, इसके दोनों आयन सिंपल नहीं होंगे, एक सिंपल होगा और एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा। चलिए देखते हैं। अगर हम लोग इसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो इसमें आप देखिएगा इसके फॉर्मूले में स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है एक, तो अगर आप इसको डिज़ोल्व करोगे तो ये आयनाइज कैसे होगा? ब्रैकेट के बाहर वाला आयन अलग निकलेगा, बाय राइटिंग 4 हमने इसको बैलेंस कर लिया, और ब्रैकेट के अंदर वाला आयन FeCN6 अब ये आयन है तो यहाँ पे चार्ज लग गया। तो क्या डिफरेंस है? उस वाले में भी आयन बने थे मगर दोनों आयन सिंपल थे, इसमें भी आयन बने हैं लेकिन इसमें एक आयन तो सिंपल है और एक आयन ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। ब्रैकेट के अंदर लिखने का मतलब क्या हुआ कि Fe और Cn अलग अलग नहीं हुआ, FeCN एक साथ रहा, यहाँ से अलग हो गया। इसका मतलब है कि K और Fe के बीच का जो बॉन्ड है ना, वो आयनिक बॉन्ड है, लेकिन Fe और CN6 के बीच का बॉन्ड, Fe और Cn के बीच का बॉन्ड आयनिक नहीं है, तभी ये नहीं टूटा। तो ऐसे कंपाउंड्स को जो डिज़ोल्व करने पर पानी में एटलीस्ट एक कॉम्प्लेक्स आयन दें, ऐसे सॉल्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। एक बार फिर से देखेंगे। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ आवर टुडेज टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स are also called complex compounds. कंपाउंड्स बोलो चाहे सॉल्ट्स बोलो। हमने आपसे पूछा व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपने तुरंत अपने दिमाग में एक एग्जाम्पल सोचा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसका नाम पोटेशियम फेरो साइनाइड। आपको ऐसा एग्जाम्पल सोचना पड़ेगा जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा हो, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अगर हम लोग इसको पानी में डिज़ोल्व कर दें तो पानी के अंदर जाकर ये आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज कैसे करेंगे? ब्रैकेट के बाहर वाला आयन अलग, ब्रैकेट के अंदर वाला आयन अलग। दिस आयन इज़ सिंपल आयन बट दिस आयन इज़ कॉम्प्लेक्स आयन। अभी कॉम्प्लेक्स आयन की डेफिनेशन पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। अभी आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहा है उसका नाम आपने क्या दे दिया? कॉम्प्लेक्स आयन। सो नाउ हाउ वी कैन डिफाइन व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? द कंपाउंड विच ऑन dissolving in water gives at least one कॉम्प्लेक्स आयन, एटलीस्ट वन, कम से कम एक कॉम्प्लेक्स आयन दे। दोनों भी हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स आयंस। तो जो सब्सटेंस पानी में डिजॉल्व करने पे एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स आयन दे, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
is called coordination कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इतनी बात आप समझ गए होंगे। जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म्स हैं, ज़रा उसको भी देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आयन दे रहा है, एटलीस्ट एक कॉम्प्लेक्स आयन दे रहा है। कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है? व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स आयन? हम आपसे पूछें इन दोनों में कॉम्प्लेक्स कौन है, आप कहेंगे ये वाला कॉम्प्लेक्स है। तो मैं बोलूँ कैन यू डिफाइन व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स आयन? तो कैसे डिफाइन करेंगे आप? अ चार्ज्ड स्पीशी, एक चार्ज्ड स्पीशी है ना, in which central metal ion is surrounded by group of electron rich species। देखिए, अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन की बात करें, मैं नीचे का रफ कर रही हूँ, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स आयन। इसकी डेफिनेशन में एक शब्द आ रहा है जो कॉम्प्लेक्स आयन बनाए वो कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। आखिर ये कॉम्प्लेक्स आयन किसे बोलते हैं? कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है तो हमें सबसे पहले एग्जाम्पल से अगर हम लोग लेकर चलते हैं तो हमें आसानी से समझ में आता है। मैंने कहा व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स आयन, आप तुरंत एक एग्जाम्पल ले लीजिए। FeCN6 स्क्वायर ब्रैकेट लग गया और ऊपर जो भी चार्ज है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, मतलब दिस इज़ कॉम्प्लेक्स आयन। इसके अंदर है क्या कि Fe एक है, वो सेंटर पर बैठा हुआ है, और यहाँ 6 साइनाइड आयन। साइनाइड इज़ नेगेटिव आयन, आपको मालूम होगा। 1 2 3 4 5 और ये इस समय हम लोग इसके स्ट्रक्चर, इसकी ज्योमेट्री की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल बात बॉन्ड्स की पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री की बात हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसका, हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब क्या है यहाँ पर? Fe हो गया और 6 Cn हो गया। Cn आयन इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी यानी उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक एक पेयर सबके पास एक्स्ट्रा है। नेगेटिव साइन का मतलब है एक एक पेयर एक्स्ट्रा है। बीच में कौन बैठता है? वो एलिमेंट बैठता है जिसके पास इतनी जगह तो हो जो इनके इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर सके। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स आयन कैसे बन रहा है। हमने कोई भी एक फॉर्मूला लिखा, चलो ज़रा देख लें ये बन कैसे रहा है। सेंटर पर एक एटम बैठा है और चारों तरफ उसको घेरे हुए हैं ये स्पीशीज़। ये जो स्पीशीज़ हैं इनकी एक शर्त होती है, दे शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच। इनको इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, चाहे नेगेटिव आयन हो चाहे न्यूट्रल हो। इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इनको देंगी। बीच में कौन बैठेगा? जिसके पास इतने फ्री ऑर्बिटल्स हों, इतने खाली ऑर्बिटल हों कि इनके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जगह हो। यानी बीच में कौन बैठता है? D और F ब्लॉक एलिमेंट्स। या तो कोई D ब्लॉक बैठेगा जिसके पास एम्प्टी D ऑर्बिटल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या F ब्लॉक बैठेगा क्योंकि उसमें F ब्लॉक के F ऑर्बिटल के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। हम ज़्यादा टच में किसके हैं? D ब्लॉक के हैं। तो ज़्यादातर F ब्लॉक के स्टेबल भी कम होते हैं और F ब्लॉक के उतने यूज़ टू हम लोग लैब में उसको उतना यूज़ नहीं करते जितना हम D ब्लॉक को यूज़ करते हैं। तो जनरली अगर हमें कोई एग्जांपल लिखना हो तो मोस्टली आंख बंद करके D ब्लॉक का कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। तो ये बना, नीचे बैठा है, बीच में बैठा है Fe और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हैं जो कि इसको इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रही हैं। तो यानी दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऑल द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आर शेयरिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द सेंट्रल मेटल आयन। तो हर कोई इसके साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आई होप आपको पता होगा व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, सो बाय दिस कॉम्बिनेशन द स्पीशी विच इज़ फॉर्म, दैट स्पीशी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, मैं इसकी नेमिंग ज़रा रफ कर रही हूँ यहाँ पर। मैं कहूँ ये क्या बन गया तो आप बोलेंगे ये एक आयन बन गया। 1 2 3 4 5 6 ओवरऑल हमारा यहाँ पर, हाँ ये साइनाइड है ना, तो ये हमारा, और Fe2+ है, ये तो खैर ऐड करके लगा है हमारा, और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है। ओके, अब तो मैं बोलूँ व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स, एंड प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज, ये जो -4 आया है ये Fe और Cn को ऐड करके आया है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, वो हम लोग अभी आगे निकालेंगे। यहाँ पे -6 चार्ज इस तरीके से लगा है। ओके, अब मैं बोलूँ व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स आयन। ये कॉम्प्लेक्स आयन की ज़रा डेफिनेशन लिखिए। तो कॉम्प्लेक्स आयन को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ना, कॉम्प्लेक्स आयन इज अ चार्ज स्पीशी
चार्ज स्पीशीज लिख देते हैं, स्पीशीज सिंगुलर फॉर्म में बोलेंगे। चार्ज स्पीशी इन विच आ सेंट्रल metal ion is surrounded by electron rich species। ये एक चार्ज स्पीशी है, चार्ज आयन है, जिसके खुद के अंदर एक सेंट्रल मेटल है, आयन सेंट्रल मेटल, उसके खुद के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी उसको घेरे हुई हैं। इनके कॉम्बिनेशन से जो आयन बन रहा है दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। तभी तो कॉम्प्लेक्स नाम है कि ये सिंपल नहीं है, खुद अंदर बड़े कॉम्बिनेशन के साथ बन रहा है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। इसके बाद अगर हम लोग और बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ हैं इनका क्या कोई स्पेसिफिक नाम है, जैसे बीच में तो ये सेंट्रल मेटल आयन है, तो आप बोलेंगे यस, these electron rich species are called ligands, are called ligands. What are ligands? Ligands are the electron rich species which form coordinate bond with the central metal ion in the complex ion. ये क्या है? लिगैंड है। अगर मैं आपसे पूछूं साइनाइड की जगह और क्या हो सकता है, तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी का नाम बता सकते हैं। जैसे मैं इसको रफ कर रही हूँ और आपको बताती हूँ। लिगैंड्स एग्जाम्पल, लिगैंड्स की डेफिनेशन नीचे हो गई। लिगैंड्स के एग्जाम्पल, मैंने कहा कोई लिगैंड का एग्जाम्पल बोलो, आप खुद बताना क्या Cl- लिगैंड बन सकता है? अरे बिल्कुल बन सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। साइनाइड का तो देख ही लिया। क्या ब्रोमाइड आयन बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है, ऑल द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। क्या ज़रूरी है जिन पे नेगेटिव चार्ज हो वही इलेक्ट्रॉन रिच हैं? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, न्यूट्रल भी हमारे इलेक्ट्रॉन रिच हो सकते हैं। जैसे अमोनिया, आपको मालूम है N पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिच। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ लिगैंड, ये भी लिगैंड की तरह एक्ट करता है कई कंपाउंड्स में। सिमिलरली वाटर, आपको मालूम है ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ लिगैंड। तो हमारा स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए, भले वो नेगेटिव आए हों चाहे न्यूट्रल स्पीशी हो। तो ये हो गया हमारा लिगैंड की डेफिनेशन। लिगैंड है जो चारों तरफ से सेंट्रल मेटल को घेरे रहते हैं और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अगर हम बात लिगैंड की थोड़ा सा डिटेल में करें तो टाइप्स ऑफ लिगैंड्स, टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। अगर हम लिगैंड के टाइप्स देखें, किस बेस पर देखें? डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डोनर एटम्स, डोनर एटम्स ligands are of mainly, आप 2 टाइप्स बोल दो या अपने आप से आप 3 टाइप्स कर लीजिए। मेनली, चाहे 2 बोलिए चाहे 3 बोलिए, बोथ आर करेक्ट। 3 टाइप्स अभी बताती हूँ कैसे करेक्ट है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे कोई लिगैंड का एग्जाम्पल दो, आपने मुझसे कहा मैम Cl-। मैं बोलूँ यहाँ डोनर एटम कौन है जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा? बोलो Cl ही है, उसके ऊपर माइनस चार्ज लगाए, Cl देगा, यानी डोनर एटम एक है यहाँ पर। सिमिलरली साइनाइड में भी डोनर एटम एक है। सिमिलरली अमोनिया में भी, मैंने कहा अमोनिया है, यहाँ एक्चुअल में किस एटम पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है? बोलो नाइट्रोजन पर है ना इलेक्ट्रॉन पेयर, तो एक डोनर एटम यहाँ पर एक है। तो अगर हम डोनर एटम का नंबर देखें तो इसके नंबर के अकॉर्डिंग लिगैंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगैंड्स। मोनोडेंटेट का मतलब दे हैव 1 डोनर एटम, 1 डोनर एटम। 1 डोनर एटम के बहुत सारे एग्जाम्पल ऊपर लिखे हुए हैं, Cl-, Br-, NH3, H2O, दे ऑल आर मोनोडेंटेट, क्योंकि सब में सिर्फ एक डोनर एटम है। अगर हम दूसरा केस देखें, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट,
बाइडेंटेट का मतलब है दे हैव टू डोनर एटम, एक ही सब्सटेंस है, डोनर एटम दो हैं, तो और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं. इट मीन्स द लिगैंड इज बाइडेंटेट. दे हैव टू डोनर एटम्स. देखिएगा एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे मैंने कहा ऑक्सलेट आयन, आपने लिखा COO माइनस सिंगल बॉन्ड COO माइनस, ऑक्सलेट आयन. मैं बोलूँ ये क्या है, बोलो ये तो एक ही सब्सटेंस है ना, दोनों हाथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं. अब यहाँ पर सब्सटेंस तो एक ही है, आयन तो एक ही है, लेकिन डोनर एटम दो हैं, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, टू डोनर एटम्स. देयरफॉर दिस टाइप ऑफ लिगैंड इज कॉल्ड बाइडेंटेट लिगैंड. एक और एग्जांपल देखते हैं. जैसे CH2 NH2 सिंगल बॉन्ड COO माइनस. मैं कहूँ ये क्या बोलूँ, ये भी एक ही सब्सटेंस है. यहाँ भी डोनर एटम कितना, एक ये N है, ये डोनेट कर रहा है, और ये ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं दोनों. तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बाइडेंटेट. इसका नाम है ग्लाइसिनेट आयन. क्या डिफरेंस है दोनों में, बोथ आर बाइडेंटेट. इसमें डोनर एटम सेम है, सेम डोनर एटम, सो दिस इज सिमेट्रिकल. इसमें डोनर एटम्स आर डिफरेंट, दिस इज अनसिमेट्रिकल. तो मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट, हमने बाइडेंटेट को अलग रखा. थर्ड कैटेगरी है पॉलीडेंटेट. हम चाहें तो मोनोडेंटेट और पॉलीडेंटेट बता दें तो दो टाइप हो गया. पॉलीडेंटेट में इसको कवर कर दें बाइडेंटेट को, और हम चाहें तो 3 टाइप बता दें, तभी कोई मतलब नहीं, चाहे आप 3 टाइप्स लिखिए चाहे आप 2 टाइप्स लिखिए. अच्छा, तो मोनोडेंटेट हो गया, बाइडेंटेट हो गया. थर्ड टाइप है हमारा पॉलीडेंटेट. इसके लिए मैं ऊपर की चीज़ रफ कर रही हूँ और ऊपर बता रही हूँ आपको. देखिएगा थर्ड टाइप हमारा पॉलीडेंटेट लिगैंड्स. अब ये क्या होता है, द लिगैंड्स हैविंग मोर देन 2 डोनर एटम्स. दे हैव मोर देन 2 से ज़्यादा 3 हुए. ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, ये सब हमने किस कैटेगरी में रख दिया, पॉलीडेंटेट में. दे हैव मोर देन 2 डोनर एटम्स. अब यहाँ एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं. मैं आपको वो एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ जो एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोग अगर हायर क्लास को बिलोंग करते हैं तो आप जानते हैं EDTA है ना, जिसका हम यूज़ करते हैं वाटर की हार्डनेस नापने के लिए टाइट्रेशन में. तो एक एग्जाम्पल देते हैं. अगर मैं बोलूँ कि ठीक है EDTA, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल EDTA, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट, इसका फुल नेम है इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट. चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं. इथाइलिन, इथाइलिन मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH2. डाई अमीन, 2 अमीन लगाना है तो आपको एक डबल बॉन्ड बीच से हटाना पड़ेगा, अनबैलेंस करना पड़ेगा. यहाँ पर N लगा दो और यहाँ पर अमीन तो NH2 होता है, लेकिन हमको NH2 नहीं लगाना क्योंकि साथ में टेट्रा एसीटेट वर्ड भी है. 2 एसीटेट यहाँ और 2 एसीटेट यहाँ जोड़ देते हैं. CH2 COO माइनस, एक H हटाना पड़ा यहाँ जोड़ने के लिए, CH2 COO माइनस. वैसे ही यहाँ पर भी CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस. ये आपके सामने क्या लिखा है, दिस इज EDTA, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट. आपको पता है नाइट्रोजन पर जब वो 3 बॉन्ड बना रहा है तो एक लोन पेयर है. अब मैं पूछूं यहाँ पर कि यहाँ पे कितने डोनर एटम्स हैं, तो आप क्या जवाब देंगे. जनरली बच्चों को दिखता है कि 4, 1 2 3 4, लेकिन 5 और 6 ये दोनों भी यहाँ पे डोनर एटम्स हैं. सो दिस इज हेक्साडेंटेट लिगैंड. इट ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ पॉलीडेंटेट. ये पॉलीडेंटेट में हम लोग पढ़ रहे हैं. इसकी डेंटिसिटी क्या है, डोनर एटम कितने हैं, 6, तो डेंटिसिटी इज 6. एक वर्ड होता है डेंटिसिटी, इट्स डेंटिसिटी इज 6. इट मीन्स दिस इज हेक्साडेंटेट लिगैंड. तो आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट आर लिगैंड्स. इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, चाहे नेगेटिव आयन हो चाहे न्यूट्रल हो, और कितने टाइप के होते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डोनर एटम्स, मोनोडेंटेट
बाईडेंटेट और पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट में होने को ट्राई टेट्रा के कई एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो हम लोगों ने देखा EDTA, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड। एक और लिगेंड होता है जो इस कैटेगरी में नहीं होता है, जिसका नाम होता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। जनरली इंटरव्यूज़ में, एग्जाम्स में, जो ओरल एग्जाम्स होते हैं उसमें एम्बीडेंटेट लिगेंड्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इज़ देयर एनी एम्बीडेंटेट लिगेंड ऑल्सो, बोलो हाँ एम्बी, है ना, तो एम्बी का मतलब ही होता है बोथ। चलिए देखते हैं एम्बीडेंटेट। ये तो हमारा क्लासिफिकेशन हुआ, इसके अलावा वो जो चीज़ है वो अलग है, इस क्लासिफिकेशन में नहीं आएगा वो। समटाइम्स अ लिगैंड हैज़ 2 डोनर एटम्स। लिगैंड में 2 डोनर एटम हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं इलेक्ट्रॉन दे रहे। अगर दोनों एक साथ दे रहे हैं तो वो बाईडेंटेट है, एट अ टाइम एक दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे में उसको क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। देखिएगा, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, इसके लिए मैं लिख रही हूँ सम लिगेंड्स हैव 2 donor atoms, 2 donor atoms, but at a time only 1 donor atom takes part, है ना, only 1 donor atom takes part in bonding. These are called ambidentate ligands. These are called ambidentate ligand. जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल साइनाइड आयन Cn-। साइनाइड को आप आइसोसाइनाइड भी तो लिख सकते हैं। साइनाइड CnNC आपने पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक का IUPAC नॉमेनक्लेचर। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड बोथ आर डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये क्या है, एम्बीडेंटेट लिगेंड है साइनाइड। जब कभी आपके मेटल के साथ Cn जुड़ा है तो ये मेटल साइनाइड है, और अगर मेटल के साथ Nc जुड़ गया है तो मेटल आइसोसाइनाइड है। दिस इज मेटल साइनाइड एंड दिस इज मेटल आइसोसाइनाइड। सो दिस कैटेगरी इज कॉल्ड एम्बीडेंटेट लिगेंड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको रफ करते हैं। NO2 है ना, जिसका नाम अभी नॉर्मल, अभी मैंने इसका नॉमेनक्लेचर आपको नहीं बताया है। आप ऑर्गेनिक में जो पढ़ के आए, नाइट्राइट आयन नाम सुना है आपने, नाइट्राइट, यहाँ नाइट्राइटो बोलते हैं, वो बात आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगी। नॉर्मल ऑर्गेनिक में इसको नाइट्राइट आयन आप पढ़ के आए होगे नॉमेनक्लेचर। तो नाइट्राइट है। NO2, यहाँ N भी डोनर एटम बन सकता है और O भी बन सकता है, ONO। अगर आपके मेटल के साथ NO2 जुड़ा है तो ये N से डोनेट कर रहा है, N डोनेट कर रहा है, और अगर आप ONO लिख रहे हो तो यानी कि ऑक्सीजन जो है वो डोनेट कर रहा है। तो इस टाइप की कैटेगरी को, जिसमें हैं 2 डोनर एटम मगर एक समय पर केवल एक ही बॉन्डिंग में पार्ट लेता है, उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। आपने साइनाइड आइसोसाइनाइड देखा, आपने नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O, दिस इज नाइट्राइटो N, दिस इज नाइट्राइटो O। ओके, ऐसे और भी होते हैं, आइसोथायोसाइनेट NCS SCN SCN या फिर NCS। थायोसाइनेट है ना, थायोसाइनेटो S, थायोसाइनेटो N। बॉन्डिंग की बात मैंने फिर कहा, नॉमेनक्लेचर की बात आगे बताएंगे आपको। तो ये भी देखिए वही लिगेंड है मगर डोनर एटम अभी S जुड़ा है, अभी N जुड़ गया है ना। इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो S, इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो N। थायोसाइनेटो S एंड दिस इज थायोसाइनेटो N। ठीक है, ये नाइट्राइटो N था, ये नाइट्राइटो O था। तो दिस टाइप ऑफ कैटेगरी इज कॉल्ड एम्बीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, अब आप ये बात भी समझ गए होंगे। उसके बाद आपको एक टर्म और आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कैलेट्स, जो भी कई बार पूछा जाता है, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं व्हाट आर कैलेट्स, तो वो बता देते हैं। फिर आगे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कई, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, नॉमेनक्लेचर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। ओके, आगे बढ़ेंगे, ज़रा आपको बताते हैं व्हाट आर कैलेट्स। क्या होता है, कई बार
अगर हम बाईडेंटेट या पॉलीडेंटेट की, इसकी बात हो गई, एम्बीडेंटेट की बात खत्म हो गई, हम लोग वापस जरा अपने टाइप्स ऑफ लिगैंड की बात करें। अगर हम बाईडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगैंड का एग्जाम्पल देखें और उसको किसी सेंट्रल मेटल से जोड़ें, तो कई बार क्या होता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स साइक्लिक फॉर्म में लिखा है तो दैट साइक्लिक कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड केलेट। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक, केलेट्स। व्हाट आर केलेट्स? समटाइम्स a bidentate और polydentate, या तो बाईडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगैंड when attached with central metal ion, a cyclic complex is formed. A cyclic complex is formed, which is called chelates. ओके, साइक्लिक कॉम्प्लेक्स। मैं बोलूँ जैसे, बोलो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं एक बाईडेंटेट का एग्जांपल ले रही हूँ, CH2 NH2 NH2, इथेन डाई अमीन, पढ़ा है आपने ऑर्गेनिक में, इथाइलिन डाई अमीन, ये एक बाईडेंटेट लिगेंड है कि नहीं? क्या लग रहा है आपको? इस समय सब्सटेंस तो एक ही है, एक ये डोनर एटम है, एक ये डोनर एटम है, ये भी डोनेट कर रहा है और ये भी डोनेट कर रहा है। तो अगर आप इसको यहाँ ऐसे लिख दीजिए, बीच में कॉपर है और फिर से यहाँ पर यही कंपाउंड लिख दीजिए, NH2 CH2 NH2, ठीक है? कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ N जुड़ा हुआ है, ये हमने लिखा हुआ है। तो बाईडेंटेट लिगेंड जुड़ा है, अब ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। इसमें हम कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दें तो ऊपर 2+ चार्ज आ जाता है। तो ये एक साइक्लिक, आपको एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, साइकिल बना हुआ है। साइकिल आप समझ रहे हैं ना? अगर ये दोनों जुड़ा हुआ ना होता, दोनों तरफ से जुड़ा ना होता तो साइक्लिक नहीं होता। ये जुड़ा हुआ है मतलब ये साइक्लिक है, इसको तोड़ना आसान नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा बॉन्ड बना हुआ है। तो दिस टाइप ऑफ साइक्लिक कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड केलेट। कॉम्प्लेक्स अगर साइक्लिक हो जाएगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स साइक्लिक नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, सब जुड़े हैं मगर सब, ये मैं एरो बना दे रही हूँ, सब अलग अलग हैं, तो दिस इज़ नॉन साइक्लिक। और अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो ये साइक्लिक है। कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ? साइक्लिक वाला, क्योंकि एक्स्ट्रा बॉन्ड्स होते हैं। तो केलेट्स आर मोर स्टेबल देन नॉन केलेट्स। केलेटेड कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन नॉन केलेटेड कॉम्प्लेक्सेस। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ केलेट। और chelates are more stable than open complex structure. Is it clear? आपसे कोई पूछे कैलेट ज़्यादा स्टेबल है कि नॉर्मल वाला स्टेबल है जिसमें साइकिल नहीं है, तो एज यूजुअल आप बोलेंगे अरे नहीं, तो आपने देख के समझ में आ रहा है साइकिल का मतलब एक्स्ट्रा बॉन्ड है, तो कैलेट्स आर मोर स्टेबल। ओके, सो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। इस वीडियो में मैं आपको एक और ज़रूरी टर्म बताना चाह रही हूँ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमारा, मैं रफ करती हूँ उसको, मैं बोलूँ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होती है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, आप कहिएगा भाई एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हम लोग जानते हैं। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जब हम कोई कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, कोई, मैंने कहा कोई कॉम्प्लेक्स आयन लिखो, आपने लिख दिया FeCN6-4। मैंने कहा इस समय पहले Fe अकेला था, जब कॉम्प्लेक्स नहीं बना था, तो Fe का एटॉमिक नंबर था 26, यानी इट हैज़ 26 इलेक्ट्रॉन। क्या कॉम्प्लेक्स बनने के बाद भी इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन हैं? नहीं। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वही इलेक्ट्रॉनों का नंबर, दैट नंबर इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल मेटल आयन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स
the number of electrons on the central metal ion after forming the कॉम्प्लेक्स आयन बन गया, उसके बाद अब कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है, वो नंबर जो होता है वो क्या हो जाता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आफ्टर फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड इट्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इज इट क्लियर? ये मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताया है। हम लोग आज का वीडियो यहीं पे रोकेंगे क्योंकि बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा अगर हम आगे देखेंगे तो। हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसका वीडियो हम लोग इसके बाद देखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेरे साथ वीडियो पे बने रहिएगा, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें, हाइब्रिडाइजेशन, इसका स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, बहुत सारी थ्योरीज़, और इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट IUPAC नॉमेनक्लेचर जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है आगे के लिए। तो मेरे चैनल को एज़ यूजुअल, जैसे मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने नीडी लोग हैं उन तक मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।